तो अब आज हम अभी पढ़ने लगे हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स का पार्ट ए। ठीक है, इसमें हमने फंक्शंस पढ़ने हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि नर्वस सिस्टम की एनाटॉमी क्या है। नर्वस सिस्टम की एनाटॉमी यह है कि ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के आगे फर्दर दो पार्ट्स होते हैं, ऑटोनॉमिक एंड सोमैटिक। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है, ब्रेन फिर देन फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन में डिवाइडेड होता है। देन ये फर्दर डिवाइडेड होते हैं इन सम कैफ्लॉन्स। ठीक है, अब ब्रेन में फोर मेजर रीजन होते हैं। ठीक है, हम बेसिकली डिस्कस करने लगे हैं ना इसको, सेरेब्रल कॉर्टेक्स को, तो हम डायरेक्टली वहां से स्टार्ट करते हैं, फिर हमें समझ आ जाएगी कि हम पढ़ क्या रहे हैं। अब जो हमारे पास फोर ब्रेन होता है ना, वो टेलेनकेफ्लॉन से मिलके बनता है। ठीक है, टेलेनकेफ्लॉन में हमारे पास सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स आ जाते हैं और बेसल गैंग्लिया आ जाता है, और डायनकेफ्लॉन में थैलेमस और हाइपोथैलेमस आ जाता है। इस चीज से पहले हमें ना ये तब तक नहीं समझ आएगी जब तक हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स को नहीं समझेंगे। सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है ना, वो सेरिब्रम की आउटर लेयर होती है। सेरिब्रम की एक इनर लेयर होती है, एक आउटर लेयर होती है। जो आउटर लेयर होती है ना, बेसिकली सेरिब्रम की सेरिब्रल कॉर्टेक्स 6 लेयर्स होती हैं, लेकिन जो हम बेसिक पढ़ रहे हैं वो आउटर लेयर है, दैट इज सेरिब्रल कॉर्टेक्स। इसमें दो हेमिस्फेयर्स होते हैं। अगर वो जो ब्रेन को हम हाफ में डिवाइड कर दें तो वो दो हेमिस्फेयर्स अगर हम पकड़े भी तो वो दो में वॉलनट की शेप का लग रहा होता है। इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक राइट हेमिस्फेयर होता है, एक लेफ्ट हेमिस्फेयर होता है। राइट हेमिस्फेयर लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है और लेफ्ट हेमिस्फेयर राइट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है। जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है ना, ये टेलेनकेफ्लॉन से बनता है। टेलेनकेफ्लॉन का मतलब ये होता है कि सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स को मिलाएं तो जो चीज बनती है दैट इज सेरिब्रल कॉर्टेक्स। इसकी थिकनेस 2 to 5 मिलीमीटर्स होती है, यानी कि 1.5 to 4.5 मिलीमीटर भी कह सकते हैं। अगर हम रेंज देखें तो 2 to 5 मिलीमीटर होती है। ठीक है, इसके अलावा जो है इसमें ना दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, गायरस और सल्कस। एक मिनट, ये जो हमें रिजेस नजर आ रहे हैं जो कि कलर्स को सेपरेट कर रही है, ये लाइंस, ठीक है, ये लाइंस हमारे पास है सल्कस, क्योंकि ये डीप होती हैं बहुत ज्यादा। और ये जो पार्ट्स बने हुए हैं, ये जो उभरे हुए पार्ट्स हैं, इन्हें रिजेस बोलते हैं। ठीक है, सॉरी, रिजेस होते जो हैं वो गायरस होते हैं। ठीक है, अब ये जो रिजेस है ना, ये गायरस है। और जो हमारे पास ये डीप पेनिट्रेशन है, ये जो दो को सेपरेट करिए कलर्स को, ये लाइन, ये सल्कस है। इसे ग्रूव भी कहते हैं, डेप्थ भी कहते हैं। तो जो ग्रूवी एरिया है दैट इज सल्कस। इसी तरह हमारे पास सेरिब्रल कॉर्टेक्स में जो कन्वेक्स एरिया होता है दैट इज गायरस, और जो डेप्थ या ग्रूवी एरिया होता है दैट इज सल्कस। सेरेब्रल कॉर्टेक्स में 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, 250 बिलियन ग्लियल सेल्स होते हैं। ये हमने बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ लिए सेरेब्रल कॉर्टेक्स के। इसके अलावा जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, इसमें प्राइमरी सेंसरी कॉर्टेक्स भी होता है जो बेसिकली सेंसेस से डील करता है। एसोसिएशन कॉर्टेक्स भी होता है जो कि एसोसिएट करता है किसी भी मूवमेंट को किसी पास्ट मूवमेंट से। ठीक है, एंड प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स होता है जो कि मोटर मूवमेंट या मस्कुलर मूवमेंट करवाता है। ये हमारे पास चार लोब हैं। ठीक है, ये फ्रंटल लोब है, this one is frontal lobe, this one is parietal lobe, and this one is occipital lobe, this one is temporal lobe। फ्रंटल लोब जो है ना, ये और पैराइटल लोब के बीच में ये जो ये सल्कस बन रहा है ना, दिस इज प्री सेंट्रल सल्कस। अब ये जो प्री सेंट्रल सल्कस है, इट इज ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंस। ये एक एरिया है पूरा। जो इससे आगे की चीज है वो सारी मोटर फंक्शन को कंट्रोल करेगी, जो इसके पीछे की चीज है वो सारी सेंसरी स्टिमुलस से डील करेगी। ठीक है, अब ये लोब्स करते क्या हैं। फ्रंटल लोब जो होता है ना, वो हमारे पास बेसिकली फ्रंट ऑफ द ब्रेन होता है। ये टेलेनकेफ्लॉन से बना हुआ होता है, और ये और डायनकेफ्लॉन से भी बना होता है, जिनका हमने पहले पढ़ा है। अब अगर हम यहाँ देखें तो जो फ्रंटल लोब है पैराइटल लोब से सेपरेटेड है बाय सेंट्रल सर्कस, जिसे प्री सेंट्रल सर्कस भी बोलते हैं। और जो फिर
फ्रंटल लोब है वो टेम्पोरल लोब से सेपरेटेड है बाय लेटरल सल्कस और सिल्वियस को सिल्वियन एफ लिखा भी हुआ है और ये सेंट्रल लिखा भी हुआ है। तो जो फ्रंटल लोब है वो टेम्पोरल लोब से सिल्वियन सल्कस से, या इसको हम लेटरल सल्कस भी कहते हैं बिकॉज दिस इज द लेटरल साइड ऑफ द ब्रेन। मीडियल साइड इस पिक्चर में शो नहीं की हुई। ये फ्रंटल साइड है, ये सुपीरियर, इंफीरियर, ये सरफेस लेटरल है और ये जो है ये फ्रंट है, एंटीरियर व्यू है, ये पोस्टीरियर व्यू है। खैर ये है इसकी बेसिक एनाटमी। अब जो फ्रंटल लोब है ना, इसका फंक्शन क्या है? फ्रंटल लोब का फंक्शन ये है कि ये रीजनिंग में हेल्प करता है, या उसके अलावा किसी मोशन की या किसी मूवमेंट की प्लानिंग में ये हेल्प करता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं इसमें, इसमें जो एक एरिया होता है वो हम आगे डिस्कस करते हैं जो कि बोलने में हेल्प करता है। ये मैंने बताया कि क्योंकि ये सारा मोटर एरिया होता है प्री सेंट्रल सर्कस से आगे का, तो वो मूवमेंट में को डील करेगा, देन इमोशंस को भी डील करता है और प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच भी यही होती है। बेसिकली इंटेलिजेंस यहाँ पर होती है इस एरिया में। देन पेराइटल एरिया आ जाता है, पेराइटल लोब। ये मिड ऑफ द ब्रेन में प्रेजेंट होता है, ये मिड ऑफ द ब्रेन में प्रेजेंट होता है बिटवीन ऑक्सीपिटल एंड फ्रंटल सर्कस एंड अबव टेम्पोरल सॉरी लोब्स। जो ये लोब है ना, ये सेपरेटेड है बाय फ्रंटल लोब थ्रू, वही बात प्री सेंट्रल सर्कस से। और अगर हम देख लें कि ये ऑक्सीपिटल लोब से किस तरह है सेपरेटेड, तो ये पेराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस है। यहाँ पर जो होता है इन दो के दरमियान ये जो सल्कस होता है इसे पेराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस कहते हैं। ये जो है ना, ये भी क्योंकि अब आगे मोटर एरिया का है, तो ये भी मूवमेंट से एसोसिएटेड है, मूवमेंट की ओरिएंटेशन से एसोसिएटेड, मतलब किस तरह मूवमेंट परफॉर्म हो रही है, रिकॉग्निशन मूवमेंट को रिकॉग्नाइज कर रहा है कि क्या ये पहले मूवमेंट परफॉर्म की हुई है। फिर स्टिमुलाई को परसेप्ट कर, अब कैसे परसेप्शन होगी, एक बेसिकली किसी चीज को हम परसीव करते हैं ना, मैं देख रही हूँ अगला बंदा मुझे कह रहा है आपने हैंड रेज करना है, तो वो हैंड रेज करके मुझे दिखा रहा है तो मैं इसको परसीव कर रही हूँ, मैंने भी इसी तरह का सेम स्टिमुलस आएगा मेरे पास भी और मैंने भी यूं करना है, जब वो हैंड रेज करेगा तो मैं भी हैंड रेज करूंगी। तो ये मेरी परसेप्शन से डेवलप हुआ हुआ मेरा रिस्पॉन्स होगा। खैर आगे आ गया ऑक्सीपिटल लोब। ऑक्सीपिटल लोब बैक ऑफ द ब्रेन पे प्रेजेंट होता है, यहाँ पर ये ऑक्सीपिटल लोब जो होता है ना, ये बेसिकली हमारे पास विजुअल स्टिमुलस प्रोसेसिंग होता है। इसमें जो हमारे पास विजुअल जितने भी स्टिमुलस हमें मिल रहे होते हैं, कोई किसी भी किस्म का स्टिमुलाई है लेकिन विजुअल है, तो वो यहाँ पर आके प्रोसेस होगा, तब उसके फिर हम आगे उसके रिस्पॉन्स में कोई मूवमेंट जनरेट करेंगे। और ये क्योंकि ऑक्सीपिटल लोब बैक का एरिया है, तो इसमें हमारे पास मोटर मूवमेंट कोई नहीं होगी। फिर टेम्पोरल लोब, टेम्पोरल लोब में हमारे पास जो है ये जो बेसिकली साइड्स का एरिया होता है कानों के ऊपर का, वो होता है। इसमें भी हमारे पास परसेप्शन भी होगी, ऑडिटरी स्टिमुलस भी होगा। अच्छा, स्टिमुलस हमें मिल रहा है, मेमोरी स्टोर हो रही है, बेशक शॉर्ट टर्म मेमोरी है या लॉन्ग टर्म मेमोरी है, वो स्टोर यहीं पर होगी और यही हमारे पास जो है वो स्पीच भी प्रोड्यूस कर रहा है और हमारी ऑडिटरी इम्पल्सिस भी इसी एरिया में है। अगर हम अपने दोनों हाथ इसी तरह बैक पे जोड़ लें तो ये हमारा हमारा ऑक्सीपिटल लोब बन जाएगा, फ्रंट पे जोड़ लें तो ये फ्रंटल लोब बन जाएगा और सुपीरियरली जोड़ लें तो ये पैराइटल लोब है और अगर साइड्स पर जोड़ लें तो ये टेम्पोरल लोब है। इस तरह हम बताते हैं। फिर हमारे पास सेरिब्रम के फंक्शनल एरियाज आ गए। फंक्शनल एरियाज जो होते हैं ना, उनकी वजह से हमें ये पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं और हम क्या सेंस कर रहे हैं। ठीक है, हम कोई मूवमेंट, वॉलेंट्री मूवमेंट्स को स्टार्ट कराना या फिर उनको मेंटेन रखना या कंट्रोल करना, वो सारी मूवमेंट्स ये फंक्शनल एरियाज की वजह से होती है। यही फंक्शनल एरियाज हैं जो कि हमने डिस्कस किए। अब इन्हीं की वजह से हम कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, जो हमने कम्युनिकेट किया उसको अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं और फिर जो हम अंडरस्टैंडिंग है उसको मेमोरी में स्टोर भी कर सकते हैं। फिर हमारे पास कॉर्टिकल एरियाज आ गए। कॉर्टिकल एरियाज क्या होता है कि अगर हम ब्रेन को, कॉर्टिकल एरियाज बेसिकली वो एरियाज होते हैं कि जो कि मतलब सिस्टमेटिक डिफरेंसेस होते हैं उनमें। ऊपर से देखें तो हमें डिफरेंसेस नहीं लग रहे होंगे लेकिन इन लेयर्स के अंदर डिफरेंसेस होते हैं। और फिर ब्रॉडमैन ने अपनी मैपिंग के लिए ब्रेन की, इसको आसान करने के लिए अपने एरियाज बना दिए, जैसे 52 एरियाज थे।
अब इनके आगे स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं और हर लोब में कुछ एरियाज होते हैं। ये यू मैपिंग हुई। अच्छा, फ्रंटल लोब पे आ जाते हैं। जो फ्रंटल लोब है, इसमें हमारे पास है 5 एरियाज। एक प्री सेंट्रल एरिया है, ठीक है। प्री सेंट्रल एरिया फर्दर डिवाइडेड है प्राइमरी मोटर एरिया एंड सेकेंडरी मोटर एरिया में। जो सेकेंडरी मोटर एरिया है उसको प्री मोटर एरिया भी बोलते हैं। फिर हमारे पास सप्लीमेंट्री मोटर एरिया आ जाता है, इट इज ऑफ लीस्ट इंपॉर्टेंस। फिर फ्रंटल आई फील्ड आ जाती है। फिर मोटर स्पीच एरिया ऑफ ब्रोका आ जाता है। फिर प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स आता है। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जो फ्रंटल आई फील्ड्स होती हैं, बेसिकली इनका क्या काम होता है, ये हमारे पास ब्रॉडमैन एरिया नंबर 8 में लोकेटेड है, ठीक है। ब्रॉडमैन एरिया नंबर 8, इसमें ये प्रेजेंट होती हैं। और ये जो फ्रंटल आई फील्ड्स होती है ना, ये जो हम वॉलेंट्री आई मूवमेंट्स करते हैं, एक तो रिफ्लेक्सेस होते हैं ना, आंधी चल रही है, आंखों में मट्टी चली जाएगी, आंखें बंद कर ली, दैट इज अ रिफ्लेक्स मूवमेंट। अब वॉलेंट्री मूवमेंट क्या है, मैं खुद अपनी आंखें बंद कर रही हूँ, मैं खुद अपनी आंखें खोल रही हूँ, मैं इधर उधर साइड्स पर देख रही हूँ, दैट इज वॉलेंट्री आई मूवमेंट। तो ये जो परफॉर्म हो रही है ना, ये फ्रंटल आई फील्ड से हो रही है। और इसके अलावा जो है कंजुगेट आई मूवमेंट्स भी यहीं से परफॉर्म होती है। मतलब कंजुगेट आई मूवमेंट्स क्या, दोनों, मैं अपनी दोनों आईज से एक साइड पे देख रही हूँ, दोनों आईज को मूव करके दूसरी साइड पर देख रही हूँ। तो ये जो है हमारे पास ये कंजुगेट मूवमेंट्स होंगी। तो बाद सप्लीमेंट्री मोटर एरिया आ जाता है। सप्लीमेंट्री मोटर एरिया के ना इसमें क्या होता है कि ये, इसमें हमारे पास वो कुछ ऐसे मोटर फंक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं, बेसिकली जो, मतलब हम मूवमेंट को प्लान करते हैं सीक्वेंशियली, फिर उसको जो है मूवमेंट प्लान हो रही होती है, एक एक सीक्वेंस हमें समझ नहीं आ रही होती कि शायद हम कोई मूवमेंट प्लान करें, हम कहीं हम हाथ उठाने लगे, हमारा जो ब्रेन है वो खुद एक एक पैटर्न प्लान करेगा कि किस किस तरह से उठाना है, कौन कौन सा मसल एक्टिवेट होगा। फिर दोनों साइड से ना बॉडी की उसकी कोऑर्डिनेशन होगी, बिकॉज हमें पता है कि हमारा जो राइट हेमिस्फेयर है वो लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी को डील करेगा, मतलब कॉन्ट्रालेटरल डीलिंग होती है। तो इसलिए बाय मैनुअल कोऑर्डिनेशन होगी कि अब उठाना कौन सा आता है ये भी पता चले। देन हमने देखा था प्री सेंट्रल कॉर्टेक्स का, प्री सेंट्रल एरिया का, सॉरी, प्राइमरी मोटर एरिया। जो प्राइमरी मोटर एरिया ये ब्रॉडमैन एरिया 4 होता है। और ये ना, अब एक बात है कि जो फ्रंटल लोब का एंटीरियर पार्ट होता है ना, ठीक है, फ्रंटल लोब का एंटीरियर पार्ट, वो मेंटली कुछ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, तो साइकिक फंक्शंस भी उन्हें कह सकते हैं, उसमें इमोशंस आते हैं, उसमें इस तरह की चीजें आती हैं, और पर्सनालिटी डेवलपमेंट देख सकते हैं। जो पोस्टीरियर पार्ट होता है ना, वो टोटली मोटर इन फंक्शन होता है, जो प्री सेंट्रल एरिया के, प्री सेंट्रल सर्कस के करीब होता है। तो इसलिए अब उसको हम प्री सेंट्रल एरिया बोलते हैं। अब जो प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स होगा, बिकॉज ये प्री सेंट्रल एरिया का ही पार्ट है, तो ये इसका जो डायरेक्ट डायरेक्ट काम है वो सारा मूवमेंट का काम है, इसीलिए ये पोस्टीरियर पोर्शन में है, ये मोटर ही मूवमेंट परफॉर्म करेगा। अब हम आगे देखते हैं कि हमारे पास इसी तरह बता दिया, पोस्टीरियर रीजन में प्राइमरी मोटर एरिया है, एंटीरियर रीजन में सेकेंडरी मोटर एरिया, सेकेंडरी मोटर एरिया को प्री मोटर एरिया भी बोलते हैं। फिर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्स आ जाते हैं। ये वो ट्रैक्स होते हैं ना, मतलब अब हमारे पास कोई भी इंपॉर्टेंट मोटर नर्व है, ठीक है, अम, एक कोई मोटर नर्व है जो कि रन कर रही है सेंसरी मोटर एरिया ऑफ कॉर्टेक्स तक, ठीक है, जो मिक्स्ड नर्व है बेसिकली। और वो, नहीं, मोटर नर्व है लेकिन वो सेंसरी मोटर एरिया ऑफ कॉर्टेक्स से रन करी है, और वो थ्रू ब्रेन स्टेम क्रेनियल नर्व के वेंट्रल रूट, मतलब स्पाइनल कॉर्ड तक आ रही है। कॉर्टेक्स से स्पाइनल कॉर्ड तक एक बहुत इंपॉर्टेंट नर्व आ रही है, वो हमारे पास जो ट्रैक्स फॉलो करेगी, दैट इज कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्स। देन प्राइमरी मोटर एरिया को जरा डेप्थ में देख लेते हैं। प्राइमरी मोटर एरिया जो होता है ना, ये ब्रॉडमैन एरिया 4 है, ये इंडिविजुअल मूवमेंट ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी कैरी करता है। अगर यहाँ से देखें तो ये बहुत मुश्किल लगेगा, पहले हम सेकेंडरी मोटर एरिया को देखते हैं ना, उसके बाद फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। जो सेकेंडरी मोटर एरिया होता है, सुप्रीम मोटर एरिया भी बोलते हैं, ये ब्रॉडमैन एरिया 6 का पार्ट है, लेकिन बेसिकली ये ब्रॉडमैन एरिया 6 है, लेकिन इसके ना ये कुछ और एरियाज का भी पार्ट है, 8, 44 और 45 का, लेकिन जो मेजर एरिया दैट इज 6। अब इसका फंक्शन क्या होता है कि ये एक मूवमेंट अगर हमने परफॉर्म करनी है ना, हम सोचते हैं उस मूवमेंट का, हमने ये मूवमेंट परफॉर्म करनी है, तो ये
ब्रेन में सर्च करेगा कि क्या ऐसी मूवमेंट कोई मैंने पहले भी परफॉर्म की है, कि मैंने कोई ऐसी मूवमेंट का कोई पास्ट एक्सपीरियंस है मेरा। अब पुरानी मूवमेंट को सोचता है ना, और फिर न्यू को ना एनालाइज करता है। अगर नहीं है तो फिर वो न्यू को एनालाइज करेगा कि मैंने कैसे ये मूवमेंट करनी है, ठीक है। अब वो अपना सारा खिचड़ी पकाई हुई कि मैंने एनालाइज कैसे करनी है, स्टेप बाय स्टेप भेजता है प्राइमरी मोटर एरिया को। प्राइमरी मोटर एरिया जो होता है ना, बेसिकली प्री मोटर एरिया का एनालाइज मैसेज या स्टिमुलस जो होता है ना, वो रिसीव करता है और फिर ये मूवमेंट परफॉर्म करता है। ये सिर्फ उस सेकेंडरी मोटर एरिया सिर्फ उस मूवमेंट को जो है वो एनालाइज करता है। उसके बाद हमारे पास ये होमनक्यूलस है। होमनक्यूलस किसे कहते हैं? अब होमनक्यूलस होमनक्यूलस वैसे हम मैनीक्वीन को बोलते हैं, ठीक है। कि कोई हमारे पास पिक्चर हो वो हमारी बॉडी की, ठीक है। हम अपने माइंड में एक बॉडी की पिक्चर डेवलप करते हैं। अब ब्रेन में अब होता क्या है कि जिससा यहाँ पर नजर आ रहा है कि हमारा जो ब्रेन है ना, उसकी एक बड़ी अजीब सी फिलॉसफी है। अब वो पीछे ऑक्सीपिट हमारी सुपीरियर आता है, और ये जो आगे फोर हेड है, ये यहाँ से फ्रंटल लोब वाली जगह ये अ, आती है, इंफीरियर लोअर एंड पे आती है, ठीक है। तो जो हमारे पास अपर एंड है ना, उस जगह से वहां उस जगह से हमारा जो है वो काम होता है लेग्स का, हैंड्स का, एग्जेट्रा। मतलब कि आप समझ लें कि ब्रेन में अगर हम अपनी इमेज बनाएंगे तो वो इन्वर्टेड इमेज आएगी। किस तरह? ये जो फ्रंटल लोब है ना, ये हमारी फेस की और हमारी टंग की और हमारे जो है जीआईटी की, पेरिंग्स लैरिंग्स की, इन चीजों की पिक्चर बनाएगा। फिर जो पैराइटल लोब वाला पार्ट आ जाता है ना, वो हैंड्स बना देगा, आर्म्स बना देगा, और जो ऑक्सीपिटल होता है ना, वो हिप्स और लेग्स बना देगा। तो ये एक इन्वर्टेड इमेज आ रही होती है। क्यों? क्योंकि जो ब्रेन का लोअर पोर्शन होता है वो फेस को जो है कंट्रोल करता है, और इससे रिलेटेड मतलब वो फेस से आप नीचे आहिस्ता आहिस्ता जाते जाते ये सारे रीजन को लोअर पोर्शन कंट्रोल करता है। और जब तक अपर पोर्शन तक पहुंचता है तो वहां पर हिप्स और लेग्स और इन चीजों को सपोर्ट करता है, ठीक है। उसके बाद सप्लीमेंट्री मोटर एरिया आ जाता है। सप्लीमेंट्री मोटर एरिया जो है ना, ये लीस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है। ये मीडियल फ्रंटल गायरस में। अब हमारे पास बेसिकली एक ये अम, ये तो दो पार्ट्स में, दो हेमिस्फेयर्स में डिवाइड हुआ है ना। इसमें हमारे पास ये जो था ना, ये एरिया, ये प्री सेंट्रल सल्कस था, ठीक है। प्री सेंट्रल सल्कस से आगे ये हमारे पास प्राइमरी मोटर एरिया था। देन ये वाला जो एरिया था ना, ये अभी कंप्लीट नहीं है यहाँ पर। ये सुपीरियर गायरस था, सुपीरियर फ्रंटल गायरस, देन मीडियल फ्रंटल गायरस, एंड देन इंफीरियर फ्रंटल गायरस। तो जो इसमें मीडियल फ्रंटल गायरस है ना, ये इसी का पार्ट है। तो ये सप्लीमेंट्री मोटर एरिया है। यहाँ पर जो है वो मीडियल फ्रंटल गाइरस में सप्लीमेंट्री मोटर एरिया सिचुएटेड होता है। और इसका काम क्या होता है? ये मूवमेंट को प्लान करता है सिक्वेंशियल स्टेप्स में, ठीक है। अगर ये जब एक मूवमेंट प्लान हो जाती है ना, तो जब इस एरिया के पास स्टिमुलस आता है कि अब ये मूवमेंट प्लान हो गई है, तो फिर क्या होता है कि जो हमारी मूवमेंट्स होती हैं कॉन्ट्रालेटरल लिम्ब में, मतलब कि अब अगर राइट साइड के पास गया है स्टिमुलस, तो फिर लेफ्ट साइड की लेग में मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये वो देखता है कि मैंने किस लिम्ब में मूवमेंट करानी है। ये उस एरिया में मूवमेंट को इनिशिएट करता है। देन आ जाती है फ्रंटल आई फील्ड। अच्छा, अब होता क्या है कि अब क्योंकि हमने देखना भी है और वो हमारा मोटर फंक्शन तो क्योंकि फ्रंट से ही परफॉर्म होना है। और फ्रंटल लोब क्यों? अभी जैसा मैंने बताया कि मुंह हमारा फ्रंटल लोब सोचेगा, ठीक है। और मतलब फेस, और जो ऑक्सीपिट है, यानी कि जो ऑक्सीपिटल लोब है, उस वो एरिया हमारी लेग्स को सोचेगा, ठीक है। ये एक इन्वर्टेड इमेज है। इसलिए जो फ्रंटल आई फील्ड है, इससे पता चल रहा है कि एक तो फ्रंटल लोब में है, और दूसरी बात यहाँ से हम देखते हैं, इसलिए इसको फ्रंटल आई फील्ड कहते हैं। खैर, ये अब सामने आएगा, और ये 6, 8 और 9 ब्रॉडबैंड एरिया है, ठीक है। अब मैंने पहले भी बताया था कि इस रीजन जो है ना, ये कॉन्जुगेट मूवमेंट्स करवाता है, यानी कि आप जिस तरफ आई मूव करेंगे तो दोनों आई जिस तरफ मूव करेंगी सेम डायरेक्शन में मूव करेंगी, ठीक है। इसके अलावा ये जो वॉलेंट्री मूवमेंट्स होती हैं, ये वो करवाता है।
इसमें हमारे पास ये दिखाया हुआ है, ये मोटर कॉर्टेक्स है, एक और एरिया ऑफ ब्रेन। बेसिकली ये स्पीच एरिया आ जाता है। फिर ये हमारे पास ब्रोकास एरिया है, नहीं बेसिकली ये स्पीच एरिया है हमारे पास। और ये आर्कुलेट फेसिकुलस है, और ये वर्निकिस वर्निकिस एरिया है, ये विजुअल है। देन हमारे पास प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसका ब्रॉडबैंड एरिया 9, 10, 11 एंड 12 है। और ये जो है ना, ये पर्सनैलिटी को, अब हमने क्योंकि कहा था कि हमारा जो कॉर्टेक्स है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स या सेरिब्रम, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है। और इसके अलावा क्या होता है कि ये हमारी सारी फीलिंग्स भी देखता है, फ्रंटल लोब। इसलिए जो हमारे पास ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है ना, ये पर्सनैलिटी को कंट्रोल करता है, ये इमोशंस को कंट्रोल करता है, ये फीलिंग्स को कंट्रोल करता है। और इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं जो कि मेंटल होती हैं, मैंने बताया था कि जो फ्रंटल जो हमारे पास इंटीरियर पोर्शन होता है वो इन चीज़ों से डील करता है। तो प्री क्योंकि ये प्री फ्रंटल है तो बिल्कुल ये फोर हेड वाला पोर्शन है। ये जो चीज़ है ये इससे डील करती है, पर्सनैलिटी से, इमोशन से, फीलिंग से। सॉरी मेरा दिमाग खराब हुआ है। देन हमारे पास मोटर स्पीच एरिया ऑफ ब्रोका आ जाता है। मोटर स्पीच एरिया ऑफ ब्रोका जो है, ये हमारे पास जो है 44 और 45 इसका ब्रॉडबैंड एरिया है। ये इंफीरियर फ्रंटल गायरस, अभी हमने इंफीरियर फ्रंटल गायरस देखा था, ये इंफीरियर फ्रंटल गायरस है, यहाँ ये प्रेजेंट होता है। इसके अलावा ये ना वर्ड्स बनाता है, ठीक है। अच्छा, अब इसकी एक बड़ी शानदार बात है, ये जिस एरिया में, जिस साइड ऑफ द ब्रेन में डोमिनेंट होगा ना, ठीक है, या हमारी जो मूवमेंट्स होंगी ना, जिस तरह हमारा डोमिनेंट हैंड होता है, अगर हम राइट हैंडेड है ना, तो इसका क्या मतलब है, हमारी लेफ्ट साइड का मोटर स्पीच एरिया ऑफ ब्रोका डोमिनेंट है, ठीक है, ये ज्यादा स्ट्रेंथन है। दूसरी तरफ का जो है वो डोमिनेंट नहीं है। अगर हमारे, अगर राइट साइड राइट हैंडेड है तो जाहिर सी बात है लेफ्ट साइड का डोमिनेंट होगा। तो अगर लेफ्ट साइड पर कोई इंजरी हो जाती है ना, कोई एक्सीडेंटल कुछ भी हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि हम ये एरिया अगर इंजर हो जाता है तो फिर हम बोल नहीं सकेंगे, ना सुन सकेंगे, ठीक है। और अगर हमारी दूसरी साइड का डैमेज हो जाता है तो फिर हमारी स्पीच पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, बिकॉज डोमिनेंट जो ये है। खैर, इस ये फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स बनाता है, और ये मतलब वो प्राइमरी कॉर्टेक्स के साथ मिलके इसके काम होते हैं। ये वो अपने प्राइमरी मोटर एरिया के साथ मिलके एडजेसेंटली उसके काम काम करता है। जितने मसल्स हो रही है होमनक्यूलस की फॉर्म में, आप ये देख लें कि ये किस तरह काम हो रहा है। बस ये इतना ही था, तो ये हो गया कंप्लीट।